गुड मॉर्निंग महावितरण बैच, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन के लिए। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, राइट? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। क्या पढ़ने वाले बेटा? आज हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स करने वाले हैं। और एक बात याद रखना, एग्जाम चाहे कोई भी हो, मतलब आपकी महावितरण का है, एमआईडीसी का है, सिडको का है, सीए का है, सीएस का एग्जामिनेशन है, या फिर कोई एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, फिर कोई एंटर वाली एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन कोई भी हो, ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब आज जो हम यहाँ पे जितने कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसके ऊपर हर बार एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन होता ही होता है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, एमआईडीसी ने जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम कंडक्ट किया था ना, उस एमआईडीसी के अंदर इस पूरे चैप्टर के ऊपर, ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा है, ये चैप्टर के ऊपर मिनिमम 3 क्वेश्चन थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम 3 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के ऊपर। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब इसको हल्के भी मत लेना, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बस हमको कंसेप्ट समझनी है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए ना तो ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। और यहाँ बिजनेस हम अभी क्या पढ़ रहे, देखो बेसिकली कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अपन, अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और याद रखना यहाँ पे हम बेसिकली 2 चीजें देखते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हम क्या देखते हैं बेटा? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इन 2 चीजों को लेकर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होती है ना, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होती है वो क्या होती है बेटा? यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होती है ना, वो कभी भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती नहीं। क्या बोला मैंने अभी आपको? ओके, एक बार रिपीट कर देता हूं, देख लेना। अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होती है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होती। हाउएवर जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होती है ना, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, राइट? चलिए देखते हैं। पहला एंटिटी कंसेप्ट, पहला कौन सा है रे बेटा? एंटिटी कंसेप्ट। और एक बात याद रखना, एंटिटी कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ओके, आल्सो नोन एज व्हाट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। ओके, अब सर ये कंसेप्ट का क्या मानना है, ये कंसेप्ट का क्या मानना है, फिर ये कंसेप्ट किसके साथ डील करता है? तो याद रखना, जब भी कोई बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस शुरू करेगा, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी स्टार्ट कर देगा, या फिर कोई सर्विस एस्टेब्लिशमेंट शुरू करेगा, मतलब बेसिकली क्या, कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस शुरू करेगा, तो ऐसे टाइम पर बिजनेसमैन जिसने बिजनेस शुरू किया है और उसका बिजनेस, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक बात याद रखना, मैंने क्या बोला अभी आपको? अब बिजनेसमैन जिसने बिजनेस शुरू किया है और उसके द्वारा शुरू किया गया बिजनेस, ये दोनों अलग अलग मान लिए जाएंगे। अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। अब मैंने क्या बोला है? अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिजनेस क्या है? अलग है, और बिजनेसमैन क्या है? अलग है। दोनों को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, ये मान लिया जाएगा, राइट? चलिए, तो सिंपल क्या, अकॉर्डिंग टू द एंटिटी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द एंटिटी कंसेप्ट, अ बिजनेसमैन एंड बिजनेस, अ बिजनेसमैन एंड बिजनेस will be considered or will be recognized as a separate entity और separate legal person। क्या मान लिए जाएंगे? दोनों को अलग अलग मान लिया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी हम बिजनेस के अंदर कोई भी, जब भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो कोई ट्रांजेक्शंस हम या फिर इवेंट्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होती। मैंने क्या बोला है? जो कोई ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती है? तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बिजनेसमैन के द्वारा जो कोई कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस के अंदर जो कोई कैपिटल इन्वेस्ट करी जाती है, वो कैपिटल के लिए बिजनेस लाइबल होता है। वो कैपिटल के लिए बिजनेस क्या होता है बेटा? लाइबल होता है। और इसीलिए बेटा कैपिटल अकाउंट हमारा लाइबिलिटी होता है। कैपिटल हमारी क्या होती है? बेसिकली लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि अब बिजनेसमैन ने बिजनेस को सर्टेन अमाउंट दिया है, बिजनेसमैन ने बिजनेस को सर्टेन अमाउंट दिया है, जो कि उसको वापस करने के लिए क्या बेटा? लाइबल है। वापस करने के लिए क्या उसको? लाइबल है। ठीक है, इसीलिए बेटा एक बात याद रखना, प्रॉफिट का हकदार कौन है? बिजनेसमैन। प्रॉफिट का हकदार कौन है बेटा? बिजनेसमैन है, राइट? और इसी तरीके से देखा जाए, अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ पर्सनल बेनिफिट के लिए उठा के ले जाएगा, तो बिजनेस क्या बोलेगा? अरे हम दोनों एक नहीं, दोनों क्या लीगली अलग अलग है। तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस से कुछ भी लेकर जाएगा, तो उसको अपन ड्रॉइंग मान के चलते। क्या मान के चलते बेटा? अपन
ड्राइंग मान के चलते हैं, और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट आता है, जो कि ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट आ गया तो बिजनेस के लिए फायदा है, और कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट देना पड़े बिजनेसमैन को अगर बिजनेसमैन को कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट देना पड़े तो ये बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा, नुकसान होता है। ये सारी की सारी कंसेप्ट बेटा एक ही कंसेप्ट के चलते आती है, और उसका नाम है एनटीटी कंसेप्ट। उसका नाम क्या है बेटा, एनटीटी कंसेप्ट, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगला कौन सा बेटा अपना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओके, अब देखिए ये कंसेप्ट भी बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, ये कुछ ज्यादा वो टफ मतलब कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को एक बात याद रखनी है कि हम लोग सिर्फ वही ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करें जो फाइनेंशियल नेचर की है। जो क्या है बेटा, फाइनेंशियल नेचर की है। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। ओके, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स जिनको हम पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, लॉयल्टी ऑफ मैनेजर, ये चीजें हम कभी भी मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? लॉयल्टी वगैरह एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी फॉर्म में? नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको एक बात याद रखनी है कि लॉयल्टी ऑफ मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हाउएवर सैलरी पेड टू द मैनेजर, बोनस पेड टू द मैनेजर, टैक्सेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर, ये सबके सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं क्या? तो इसका आंसर है यस, होते हैं। और ये कौन सी कंसेप्ट के चलते होता है? तो अपना कंसेप्ट है बेटा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट कौन सा बेटा अपना? फिर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। डन, समझ में आ रहा है ना? देखो मैं आप लोगों को हर एक कंसेप्ट का क्रक्स बता रहा हूं, ओके। क्रक्स अगर बता दिया तो यार सब कुछ डूएबल लगने लगेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है बेटा अपना पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या अपना पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है। देखो जी, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होगा ये समझाने के लिए ना पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जो मैं हर बार अपनी बैचेस के अंदर मतलब दिया करता हूं। एक जस्ट इमेजिन कि आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने एडमिशन लिया, आपने क्या किया, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया, और आपके मतलब हमारा जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी ने, या फिर मान के चलना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम ने, या फिर उससे भी सिंपल हमारे मतलब जो स्कूल एंड कॉलेजेस है, इन्होंने ये डिसाइड किया कि बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेगा और उसकी परफॉर्मेंस मेजर हम कब करेंगे पता है? उसकी मतलब बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेगा, बट उसकी परफॉर्मेंस मेजर हम हर साल नहीं करेंगे, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं करेंगे, सेकंड में नहीं करेंगे, थर्ड में नहीं करेंगे। उसका परफॉर्मेंस मेजर हम डायरेक्ट 12th क्लास में करेंगे, मतलब 12th स्टैंडर्ड में करेंगे। ओके, उसकी परफॉर्मेंस मेजर कब होगी बेटा? 12th स्टैंडर्ड में होगी। और 12th स्टैंडर्ड में अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसको आगे प्रमोट करेंगे, नहीं तो उसको डिमोट, मतलब क्या बोलते हैं, प्रमोशन के अगेंस्ट जो कुछ वर्ड होता है आपको देख लेना कौन सा होता है, डिमोटिवेट कर देंगे। नहीं, डिमोटिवेट नहीं बोलते हम उसको, फेल करा देंगे सिंपली, राइट। तो मुझे एक बात बताना, ये कितना गलत तरीका है? अगर हमने ऐसा कर दिया तो गलत है ना, बट अब ऐसे गलत है। अगर आपको ये एग्जाम्पल अगर आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो मैं आपको और एक एग्जाम्पल बता देता हूं। लेट्स से अपने पास ना एक कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न, अपने पास एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, हम बाद में पढ़ेंगे उस कंसेप्ट के बारे में, अभी थोड़ा बहुत बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करेगा तो ये अजम्पशन लेके चलेगा, वो ये मान के चलेगा कि उसका बिजनेस आने वाले नियर फ्यूचर में कभी भी शटडाउन होने वाला नहीं है। उसका बिजनेस आने वाले नियर फ्यूचर में कभी शटडाउन होने वाला है क्या बेटा? नहीं होने वाला है। बिजनेस विल गो फॉरएवर, बिजनेस विल रिमेन व्हाट? फॉरएवर, ये मान के चलेगा। मतलब यार आज हमने बिजनेस शुरू कर दिया तो हम ये मान के चलेंगे कि मेरा बिजनेस तो सालों साल चलेगा, नियर फ्यूचर में शटडाउन होगा क्या? नहीं। अगर मैंने ऐसे मान लिया, मैंने आज बिजनेस शुरू कर दिया, मेरा बिजनेस सालों साल चलेगा, तो मैं अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस जब बंद हो जाएगा तब अगर मैंने मेजर करना शुरू कर दिया तो कितना गलत हो जाएगा। हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम प्रॉफिट में है, लॉस में है, कि हमारा बिजनेस का ट्रेंड क्या है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, हम पता कर पाएंगे क्या? नहीं पता कर पाएंगे। इसीलिए हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक के हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें क्या करने पड़ेंगे? क्लोज करने पड़ेंगे। और बस उसी पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारा बिजनेस परफॉर्म मेजर करना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट को अपन कहते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्लियर है क्या? इसी कंसेप्ट को अपन क्या कहते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहते हैं। और याद रखना,
नॉर्मली पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे एट द एंड ऑफ अ ईयर। कभी क्लोज हो जाएंगे बेटा? एट द एंड ऑफ अ ईयर। अब यहां पे जो ईयर फॉलो किया जाता है वो किया जाता है बेटा फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल टू व्हाट 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये ईयर यहां पे फॉलो किया जाता है। जैसे मान के चलना कि लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 ये साल की परफॉर्मेंस हम मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च की परफॉर्मेंस हम 31 मार्च वाले डे पर हम क्या करेंगे, मेजर करके देखेंगे। और हाँ सॉरी, जरूरी नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस आप हमेशा एक साल के लिए मेजर करोगे। आप आपकी परफॉर्मेंस हर 3 महीने के बाद कर सकते हो, 6 महीने के बाद भी कर सकते हो, 1 साल के बाद भी कर सकते हो, 18 महीने के बाद कर सकते हो, इनफैक्ट 24 मंथ्स के बाद भी कर सकते हो। ये डिपेंड है अपना अपना, मतलब हर एक बिजनेस को डिपेंड है। अगर 3 महीने के बाद बना लिया तो क्वार्टर बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे, हाफ ईयरली बेसिस पे बना सकते हैं, ईयरली बेसिस में भी बना सकते हैं। बट नॉर्मली पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कब तक बना लोगे? साल में एक बार बना लोगे। क्या बना लोगे बेटा अपन? साल में एक बार हम बना ही लेंगे। चलिए उसके बाद है बेटा अपना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। कौन सा कंसेप्ट है बेटा अपना? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। ओके, व्हाट अबाउट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? आपको यहां पे एक बात याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कोई बिजनेसमैन अगर अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर कोई बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस शुरू करेगा तो ये मान के चलेगा, वो ये अज्यूम करके चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक, ये फंडामेंटल अजम्पशन है। ये क्या है? फंडामेंटल अजम्पशन है। वो बिजनेसमैन ये मान के चलेगा, ये अज्यूम करके चलेगा कि उसका बिजनेस आने वाले नियर फ्यूचर में शटडाउन होने वाला नहीं है। शटडाउन होने वाला है क्या? नहीं है। ओके, हम इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, अब 1 मिनट का टाइम लेना और मुझे बताना, सच में 1 मिनट का टाइम लेना और मुझे बताना कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हम ये मान के चले कि हमारा बिजनेस नियर फ्यूचर में शटडाउन होगा, और अगर हम ये मान के चले कि हमारा बिजनेस नियर फ्यूचर में शटडाउन नहीं होगा। अजम्पशन अगर हम लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं लेते तो क्या फर्क पड़ेगा? बताइए जरा, सोच लीजिए। हाँ जी, सोचो सोचो सोचो, सोचिए, बता देना क्या लगता है आपको। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मुझे अगर पता चल जाए कि आज मैं मरने वाला हूं, मान के चलिए 1 मिनट के लिए मान के चलो कि आज मैं मरने वाला हूं, तो मुझे एक बात बताना, आज अगर इफ आई एम गोइंग टू डाई टुडे इटसेल्फ, तो मेरे लिए 1 करोड़ रुपए का बिल्डिंग और 5 रुपए का पार्ले जी, दोनों की वैल्यू एक ही है ना यार? क्योंकि 5 रुपए का पार्ले जी भी मुझे आज तक का ही बेनिफिट देने वाला है, और 5 करोड़ 10 करोड़ की बिल्डिंग भी मुझे आज तक का ही बेनिफिट देने वाली है। मतलब मैं फ्यूचर में मुझे उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा, मैं उससे कुछ और एक्सपेक्ट करूंगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, बिकॉज वो देखने के लिए मैं रहने वाला हूं क्या? नहीं ना, रहने वाला हूं क्या? ये बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं और नहीं लेते हैं तो। ओके, अब चलो मैं आपको अकाउंटिंग टर्म में समझा देता हूं। अगर हम ये अजम्पशन नहीं लेते कि हमारा बिजनेस नियर फ्यूचर में शटडाउन नहीं होगा, अगर ये हम अजम्पशन नहीं लेते तो बेटा एक याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों एक जैसे ट्रीट हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? एक जैसे ट्रीट हो जाएंगे। जैसे ज्वाइंट वेंचर, पता आपको ज्वाइंट वेंचर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, जहां पे हमको पता होता है कि जैसे ये वेंचर खत्म हो जाएगा हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने वाला है, हमारा बिजनेस क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। तो ऐसे टाइम पर ज्वाइंट वेंचर के टाइम पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को उठाते हैं और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल देते हैं। कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? बस उतना ही तो काम है, उसके आगे तो उसका कुछ काम है क्या? नहीं। बट अगर हम अपना नॉर्मल बिजनेस पकड़े तो मान के चलो अगर मैंने बिल्डिंग खरीदा तो ये बिल्डिंग मुझे सालों साल फायदा देगा। 1 साल तक फायदा देगा क्या? सालों साल तक फायदा देगा। और अगर मैंने कुछ एक मंथली रेंट पे किया है, मैंने किसी एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट किया है, मैंने किसी वर्कर को वेजेस का पेमेंट किया है, मैंने किसी को ट्रांसपोर्ट का चार्ज दिया है, तो ये मुझे तो हर बार करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक बात याद रखना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के चलते ही कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं बेटा? डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, कॉस्ट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके ऊपर भी बहुत बारी मैंने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन कवर किए हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन कवर करे, ध्यान देना। ओके,
कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, देखो बाय दिस कंसेप्ट द वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो बेटा, मान के चलो कि आपने बिजनेस शुरू किया और आपने जितनी भी फिक्स एसेट खरीदी है, आपने भी जितने भी क्या खरीदे बेटा, फिक्स एसेट खरीदी है, इनको जब भी तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो इसको कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, तो इसका आंसर है हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन सा आंसर है बेटा इसका, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, राइट। इसका मतलब अगर फिक्स एसेट की वैल्यूएशन के अंदर अगर कुछ फ्लक्चुएट होता है, अगर कुछ फ्लक्चुएशन होती है, तो वो फ्लक्चुएशन यहां पे कंसिडर नहीं करी जाएगी, वो फ्लक्चुएशन यहां पे कंसिडर करी जाएगी क्या, नहीं करी जाएगी। ओरिजिनली आपने वो एसेट जितने में खरीदा था बस उसी वैल्यू को कंसिडर करते हुए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या कर देते हैं बेटा, रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट देख लें, इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल बायसेस। आईएमपी कर देना, इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल बायसेस। ऑल बायसेस का मतलब क्या, फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को ये कंसिडर नहीं करता। करता है क्या बेटा, नहीं करता। क्लियर, चल डन 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 डन। चलिए रियलाइजेशन कंसेप्ट, हाँ हाँ, रियलाइजेशन कंसेप्ट को लेकर बस एक ही बात याद रखना, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाते। जब तक क्या नहीं हो जाते बेटा, वो रियलाइज नहीं हो जाते, राइट। जैसे एक बात याद रखना, अगर मैंने इन द ईयर 20 लेट से मैंने लिखा 23-24 में मैंने अगर मेरा मान के चलना कि 100 करोड़ का सेल्स हो गया, कितने का सेल्स हो गया बेटा, 100 करोड़ का सेल्स हो गया, लेकिन इसका पैसा मुझे 24-25 में मिला। कब मिला मुझे, 24-25 में मिला। तो ये जो सेल्स रेवेन्यू है अब मुझे 23-24 में रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर 24-25 में रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मेरा आंसर है 23-24 में रिकॉर्ड करना चाहिए। बिकॉज सेल्स का रेवेन्यू तब अराइज होता है जब सेल्स किया जाता है, ना ही कि तब जब पैसा मिलता है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देगा कि सेल्स के ऊपर आपको रेवेन्यू कब, मतलब सेल्स का जो रेवेन्यू है वो कब रिकॉग्नाइज करना है, तो आपका आंसर आना चाहिए जब हम सेल्स करते हैं तभी उसको रिकॉग्नाइज करना है। ओके, चलिए, और सेम बात है एक्सपेंसेस के साथ भी। सेम बात क्या बेटा, एक्सपेंसेस के साथ भी सेम बात है। चलिए नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बेटा अपना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखिए क्या कहता है, सिंपल एक बात बताओ आपको मैं, ये देखना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये जो इक्वेशन है ये कौन सी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो उसका आंसर आना चाहिए बेटा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। उसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। और एक याद रखना, यहां पे मैंने आपके लिए कुछ इक्वेशंस बना के दिए हैं, ये सारे के सारे इक्वेशंस सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेने। अगर आपको लॉजिकली पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको लॉजिकली पता नहीं है तो आपको ये अच्छे से याद ही करने पड़ेंगे। इसके ऊपर एग्जाम में कम से कम एक आध क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ओके, चलो, बट ये सर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से क्या, दिस कंसेप्ट इज द कोर ऑफ व्हाट, डबल एंट्री बुक कीपिंग। एवरी ट्रांजेक्शन, ये आईएमपी कर देना, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट के लिए। एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज व्हाट, टू एस्पेक्ट। एक कौन सा होगा बेटा, एक होगा अपना डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा कौन सा होगा बेटा अपना क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ये भी आ सकता है एग्जाम में आपको कि अकाउंटिंग कंसेप्ट, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अपना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये कौन सी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो आपका आंसर आना चाहिए ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बाय द वे आपको पता तो है ना कैसे निकलता है ये, हाँ जी पता तो है ना। लेट्स से यहां पर मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना देता हूं, आपको पता है, मान के चलना ये मेरा एसेट साइड है और ये मेरा कौन सा लायबिलिटी साइड है। ये साइड पे अपन पूरी की पूरी क्या लिखते हैं बेटा, एसेट लिखते हैं। लेट्स से मेरा पूरा एसेट मिलके कितना है 1200 का, ठीक है, तो ये साइड भी कितना होगा बेटा 1200, और मान के चलना मेरा 200 रुपए का क्या है बेटा लायबिलिटी, तो एसेट माइनस लायबिलिटी क्या मिल जाएगा बेटा अपना कैपिटल, क्या मिल जाएगा कैपिटल। तो 1000 रुपए की मेरी क्या बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी। अब इसी बेसिस पर क्या मैं ये कह सकता हूं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, बिल्कुल देखना 1000 प्लस 200 कितना बन रहा है 1200 रुपए, क्या मैं कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कह सकता हूं, राइट। चलिए अब इसके बेसिस पे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया,
हम ये भी निकाल सकते हैं, देख लेना, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ये भी बना सकते हैं। इसी कंसेप्ट के चलते यहां पे सारे के सारे इक्वेशंस मैंने दे दिए, आप एक बार देख लो, आ जाएगा। कंजर्वेटिज्म इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिज्म इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए देखो, कंजर्वेटिज्म ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात, नो बकवास। देखना, अ बिजनेसमैन इज अलाउड टू एंटिसिपेट द फ्यूचर लॉसेस, ओके, बट ही इज नॉट अलाउड टू एंटिसिपेट द फ्यूचर गेन्स। मतलब अगर एज ए बिजनेसमैन मुझे पता चलता है कि मेरा फ्यूचर में कोई एक पर्टिकुलर लॉस होने वाला है, तो उस एक्सपेक्टेड लॉस को मैं आज रिकॉर्ड कर सकता हूं, बट एक्सपेक्टेड गेन या एक्सपेक्टेड इनकम को मैं आज की डेट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं आज की डेट में उसको कंसीडर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सिंपल बात किसने बोली है बेटा? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ने। और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के चलते ही हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर करते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के बेसिस पे ही हम अपने हम अपनी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर बेसिस पे करते हैं। और एक बात याद रखना, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के चलते हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट है ना, वो अंडरस्टेट हो जाती है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के चलते ही बैलेंस शीट के अंदर हमारी जो एसेट दिखती है ना, वो अंडरस्टेट हो जाती है। ओवरस्टेट होती है क्या? नहीं, अंडरस्टेट हो जाती है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दैट्स इट, इतना काफी है फिर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को लेकर। चलिए कंसिस्टेंसी देख लेना यार। कंसिस्टेंसी वैसे तो यार ह्यूमन लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टडी करो या फिर कुछ भी कर लेना, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। कि हम कुछ भी काम करेंगे तो कंसिस्टेंटली करना है। तो अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस करते टाइम पर वो एक सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करेगा, है ना, या फिर अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज फॉलो करेगा, राइट, मेथड्स फॉलो करेगा। मतलब जो कोई आप अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो ना, आपको उसको हर साल चेंज नहीं करना है। हर साल चेंज करना है क्या? नहीं करना है। आप जो कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो कर रहे हो ना, आपको उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। आपको क्या करना है बेटा? उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ये हमें किसने बताया? द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। किसने बताया बेटा? द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ने बता दिया। ओके, बट एक बात याद रखना, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के चलते हमको बस इतना तो पता चल जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम पर जो कोई मेथड्स एंड पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, हमें उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। पहली बात क्लियर है सर। सेकंड बात, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी अकाउंटिंग मेथड्स और हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज कभी भी चेंज नहीं करेंगे या फिर कभी चेंज कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं। कब कर सकते हैं पता है? अगर वो चेंज लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। वो क्या बेटा? लीगली रिकॉग्नाइज है, वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एंड द थर्ड, वो चेंज अडॉप्ट होने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से बेहतर प्रेजेंट होने चाहिए। पहले से क्या होने चाहिए बेटा? बेहतर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप चेंज कर सकते हो। अन्यथा चेंज कर सकते हो क्या? नहीं चेंज कर सकते। मटेरियलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर दोगे तब भी चलेगा, मटेरियलिटी स्किप कर देना। एक्रुअल कंसेप्ट आ जाएगा आपको, एक्रुअल मैचिंग दोनों तीनों आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो दोनों तीनों, ये लास्ट के दो तीन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप खाली एक बार पढ़ भी दोगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बट स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मैसेज पक्का कर सकते हो। अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना जो इंपॉर्टेंट है देख लेना। जो इंपॉर्टेंट है मैं एक बार आपको बता। कंसिस्टेंसी क्या कहता है रे? कि जो कोई अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज आप लोगों ने अडॉप्ट करी उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना, राइट। दूसरा, कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? A businessman is allowed to anticipate his future losses, but he is not allowed to anticipate his future gains, right? उसके बाद क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? सिंपली हमसे बोलो क्या कहता है? कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट। एक कौन सा एस्पेक्ट है? डेबिट। दूसरा कौन सा है? क्रेडिट। और इसी के बेसिस पर क्या बन चुका है? अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ऑल एसेट्स आर इक्वल टू द लायबिलिटीज। ओके, रियलाइजेशन, रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना है जब वो रियलाइज हो जाएगा, राइट। चलिए, कॉस्ट कंसेप्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने जितनी भी बैलेंस शीट के अंदर हमने जितनी भी एसेट्स को रिकॉर्ड किया है, फिक्स एसेट को रिकॉर्ड किया है, उसको हमें कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है बेटे? हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ओके, नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के चलते हम क्या करते हैं? नियर फ्यूचर में हमारा बिजनेस कभी भी शट डाउन नहीं होगा, ये हम मान के चलते हैं, राइट। चलिए, उसके बाद पीरियोडिसिटी कंसेप्ट।
आपको क्या करना है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक के उसको क्लोज करना है। अब वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा, नॉर्मली अ फाइनेंशियल ईयर होगा। नॉर्मली क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, सिंपली सिर्फ वही ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मॉनिटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम मॉनिटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। चलिए एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, सिंपली, हाँ जी एंटिटी कंसेप्ट, अब बिजनेसमैन एंड बिजनेस दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, दोनों को अलग अलग मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीजें। अगर कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।